हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम है आपका। और आज की क्लास को हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। जैसे लास्ट जो हमारी अभी तक 4 क्लासेस हो गई है, तो उसके बाद आज हमारी 5th क्लास है और इसमें हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। तो वापस एक चीज़ और आपको रिमाइंड करूँगा कि अगर आज आप मेरी पहली क्लास देख रहे हैं इस पार्टनरशिप की, तो आप इससे पहले के 4 वीडियोस ज़रूर देखें ताकि आपको ये वाला टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अब आज से आगे की क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का जो क्वेश्चन जो मेरे को आपको करवाना है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप क्या होती है, क्या उसके फीचर हैं, क्या नेचर है, उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या होती, क्या क्या कंटेंट पार्टनरशिप डीड के अंदर होते हैं, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो क्या क्या नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, पार्टनर के क्या राइट हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, और कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हम लोगों ने पार्टनरशिप के अंदर पढ़े। ये सब टॉपिक मैंने लास्ट 4 क्लासेस के अंदर आपको पढ़ाया था। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर हम लोग अप्लाई करेंगे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है और फिर भी कुछ कंडीशंस हैं, पार्टनर कुछ एडिशनल डिमांड कर रहे हैं, उस केस में क्या होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है और पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होते हैं, कुछ इशू क्रिएट होता है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो भी प्रोविजंस बना रखे हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वो ही प्रोविजन सभी पार्टनर्स को फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ एक इलस्ट्रेशन फर्स्ट जो आज मैं आपके सामने जो है वो क्लियर करूँगा। और मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो है टी.एस. ग्रेवाल, जो मोस्ट ऑफ द स्कूल के अंदर यही बुक फॉलो की जाती है और इसी से पढ़ाया जाता है। तो मैं उसी से जो है वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वो मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ कि अमर, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है यहाँ पर। उसमें एक है अमन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। बुक आपकी है टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक है यहाँ पर, जो वो अपन यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन पार्टनर है? अमन, ललित एंड चारू। ये तीनों पार्टनर हैं और यहाँ पर कंडीशन क्लियरली मेंशन है, क्या? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की डीड बनी हुई नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें फॉलो होने वाली, मैं उस पर आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो सिचुएशन नंबर फर्स्ट दे रखी है, और वो सिचुएशन नंबर फर्स्ट क्या है? अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर एंड आस्क्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विथ हिम। अमर ने बोला है कि अमर ने बाकी पार्टनर से ज़्यादा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया था और उसका ये कहना है कि मुझे 10% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। जब इस केस में जो अदर पार्टनर है ललित एंड चारू, वो इस चीज़ पे एग्री नहीं हो रहे। तो बच्चों आप आंसर बताएंगे यहाँ पर। जब मैंने बताया था कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होती है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को मिलेगा? यस और नो? यस, आपका बिल्कुल आंसर सही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। कि जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हो तो किसी भी पार्टनर ने कोई भी एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है उसको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं होगा। यानी कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं होने वाला है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है
Lalit devotes more time in handling the business and demand a salary of 5,000 per month, but Amar and Charu do not agree with him. ललित का कहना है कि मैं बिजनेस को हैंडल करने में ज़्यादा टाइम डाल रहा हूं, तो मुझे पर मंथ 5,000 रुपीज़ मिलना चाहिए। और इस केस में अमर एंड चारू, ये अमर है या अमन नहीं है, अमर एंड चारू कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग इस चीज़ में एग्री नहीं है। तो क्या यहाँ पर ललित एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन या सैलरी की डिमांड कर सकता है, यस और नो? तो अगर हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करेंगे तो क्या उसको एक्स्ट्रा सैलरी या कमीशन रेम्युनरेशन कुछ मिलेगा, यस और नो? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, नहीं मिलेगा। कि जब पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कोई भी एक्स्ट्रा सैलरी, रेम्युनरेशन और कमीशन नहीं पे होगा। सो नो पेमेंट, नो पेमेंट ऑफ सैलरी, कि यहां पर सैलरी का पेमेंट नहीं होने वाला है। थर्ड पॉइंट, चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर एट द रेट 12% पर एनम। पार्टनरशिप डीड नहीं होती है और अगर कोई पार्टनर एडवांस लोन देता है या एडवांस देता है फर्म को, तो क्या कोई पार्टनर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, यस और नो? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एनी पार्टनर एडवांस लोन टू फर्म, then he claim interest, he has a right, yes or no? बिल्कुल राइट, बिल्कुल। वो अगर वो लोन या एडवांस पे करता है फर्म को, तो पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन को क्लेम करने का राइट उसका होता है, बट कंडीशन इज दैट ही हैज अ राइट टू रिसीव मैक्सिमम 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे ज्यादा का उसका अधिकार नहीं होता है। तो इस थर्ड वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, चारू ने बोला है मैंने 50,000 फर्म को दिया और मुझे 12% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए। क्या उसका क्लेम सही है, यस और नो? बिल्कुल राइट, उसका क्लेम गलत है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लोन पर, वो एक पार्टनर का राइट है सिर्फ 6% पर एनम से। क्यों? क्योंकि लोन अगर किसी पार्टनर ने फर्म को दिया है और उसके बीच में एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, तो वो पार्टनर फर्म से मैक्सिमम 6% पर एनम की रेट से ही इंटरेस्ट को क्लेम कर सकता है, इससे ज़्यादा का क्लेम नहीं कर सकता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, नो 12% इंटरेस्ट पेड। 12% इंटरेस्ट पे नहीं होगा, 6% ही होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट, अमर विड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज, ललित एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बी चार्ज फ्रॉम हिम 10%। अमर ने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा, यानी कि ड्राइंग की है, तो यहां पर ललित और चारू क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे चार्ज होनी चाहिए 10%। क्लियरली मेंशन है कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो न तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, न इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड, कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा अगर डीड नहीं है, न दिया जाएगा कैपिटल पे न ड्राइंग पे चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम 50,000, अमर डिमांड्स प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो। जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो कोई भी पार्टनर कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड या क्लेम नहीं कर सकता है। इट इज क्लियरली मेंशन इन द पार्टनरशिप in Indian Partnership Act 1932, when there is absence of partnership deed, profit will be shared among the partner in equal ratio.
कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है प्रॉफिट शेयरिंग के रिगार्डिंग, तो उस केस में पार्टनर इक्वल रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल रेशियो, और प्रॉफिट कितना है आपका 50,000 माइनस 3,000 का आपका इंटरेस्ट। वो 3,000 का इंटरेस्ट कहाँ से आया है, ये जो इंटरेस्ट था 50,000 इंटू 6/100 दैट इज 3,000 इंटरेस्ट, जो लोन दिया था पार्टनर ने फर्म को 50,000 का, और वो लोन किसने दिया था, चारू ने लोन दिया था। तो आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कितने अमाउंट से होगा 47,000 इन द रेशियो ऑफ 1/3, 1/3 एंड 1/3। अमर, ललित एंड चारू। नेक्स्ट, ललित wants to introduce his son Inder as a partner. चारू objects to his proposal. ये है स्पेसिफिक प्रोविजन का राइट, जहां पर क्लियरली मेंशन है विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर नो न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड। मतलब जब तक कि सभी पार्टनर की कंसेंट नहीं होगी, मेजोरिटी डिसाइड नहीं करती है, 100% पार्टनर की कंसेंट होगी तो ही नया कोई पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो सकता है, बाकी नहीं होगा। तो यहाँ पर ललित अपने बच्चे को जो पार्टनर बनाना चाह रहा है और चारू इस केस में ऑब्जेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर उसका सन पार्टनर नहीं बन सकता। ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। नो एडमिशन, क्योंकि क्लियरली मेंशन है कि जब तक सभी पार्टनर एग्री नहीं होंगे तब तक नए पार्टनर को फर्म में एडमिट नहीं किया जा सकता। ये चीज हम लोगों ने कल भी पढ़ी थी, और वो कौन सा टॉपिक था जो हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज प्रोविजंस हम लोगों ने पढ़े थे, और उस प्रोविजंस के अंदर भी ये चीज़ क्लियरली मेंशन थी, और वो प्रोविजंस था सेक्शन 31 के अंदर कि जब तक सभी पार्टनर की कंसेंट नहीं होगी तब तक नया पार्टनर फर्म के अंदर नहीं आ सकता, पार्टनरशिप को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो बच्चों आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया होगा। टीएस ग्रेवाल की बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, और जिसके 6 पॉइंट्स थे जो एक एक करके मैंने आपको क्लियर किए हैं कि आप पार्टनरशिप डीड की अब्सेंस होगी उस केस में क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये एग्जाम्पल मैंने अभी आपको क्लियर किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक और टॉपिक जो है वो मैं आज आपकी क्लास में जो मैं क्लियर करने वाला हूँ, जो मैंने पहले ही बोला था एक क्वेश्चन करवाऊंगा, और क्वेश्चन के बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो पहले अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर ये क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, सो हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। अगर नोट करना चाहो तो बिल्कुल आप लोग नोट कर सकते हो इसको, और वैसे मैंने समझा दिया है, बुक में भी इसका सॉल्यूशन है, आप वहीं से भी इसको कॉपी कर सकते हो। यस, अब मैं बात करने वाला हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और एक होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमको यहाँ पर समझना ज़रूरी है। ये हमेशा बच्चों के लिए कंफ्यूजन रहता है कि क्या होता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जिसको मैं यहाँ पर अभी आपका क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, चार्ज से ही पता चल रहा है, चार्ज का मतलब है एक्सपेंस, और एक्सपेंस फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो आपको उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। लेकिन जब मैं बात करता हूं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब हम प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, और किसी चीज का एप्रोप्रिएट कब होता है? जब वो चीज अवेलेबल होती है। मेरे पास कोई चीज है ही नहीं तो मैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता हूं। लेकिन चार्ज के अंदर क्या है? मेरी लायबिलिटी है कि मेरे पास कुछ चीज हो या ना हो, मेरी कोई लायबिलिटी है जिसको मुझे फाइनलाइज करनी है,
मुझे उसका पेमेंट करना ही करना है। तो यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। सबसे पहली चीज़ है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर कोई भी आइटम हो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंस मानकर आपको डिडक्ट करना ही करना है। अगर आपकी फर्म प्रॉफिट में हो या लॉस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह एक सर्टेन लायबिलिटी है, ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिसका हमें प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर से माइनस करना ही करना है अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना है। लेकिन अगर मैं एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट की बात करूं तो अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर एप्रोप्रिएशन, क्लियरली बात है, एप्रोप्रिएशन तभी पॉसिबल है व्हेन देयर इज ए डिविजिबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट है। लेकिन चार्ज में क्या है, प्रॉफिट हो या नहीं हो, ये आपका पेमेंट इसको करना ही करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज अगर मैं यहां पर क्लियर करूं तो इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबल प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो क्या होगा, एप्रोप्रिएशन होगा, बाकी एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। इट मीन्स वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन इसको हमें एक्सपेंस मानना है, एक्सपेंस को मानकर डिडक्ट करना है इसको, किस में से, प्रॉफिट में से, डिडक्ट फ्रॉम प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट में से क्या करना है, डिडक्ट करना है। क्योंकि चार्ज का मतलब सर्टेन फिक्स्ड लायबिलिटी जिसका पेमेंट करना है, मतलब करना है। फर्म प्रॉफिट में है, लॉस में, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट अवेलेबल है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी नहीं होने वाला है। अगर मैं सेकंड बात बताऊं तो चार्ज हमेशा डेबिट होगा, डेबिट में रिकॉर्ड होगा कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। चार्ज हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि वो एज ए एक्सपेंस है इसलिए। लेकिन जब हम लोग एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं तो ये डेबिट किस में होगा, एप्रोप्रिएशन, पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। मतलब चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, वहां से लेस होगा। और अप्रोप्रिएशन कहां से डेबिट होगा, कहां से लेस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद। मतलब पहले पेंडल बनता है, बाद में पेंडल अप्रोप्रिएशन बनता है। ये पेंडल में से लेस होगा ही होगा। और पेंडल में जो चीजें हैं, इसका मतलब आपको उसका पेमेंट करना ही करना है। फर्म प्रॉफिट में है, लॉस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एप्रोप्रिएशन के अंदर तभी डेबिट होगा जब फर्म के पास प्रॉफिट है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड, अगर मैं बात करूं यहां पर, ये ऑलवेज क्या होता है, बिफोर होता है, बिफोर एप्रोप्रिएशन। मतलब मैंने पहले ही कहा, पहले क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाद में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब चार्ज हमेशा एप्रोप्रिएशन से पहले होगा। मतलब जो सर्टेन लायबिलिटी, उनका पेमेंट तब तक नहीं होगा, अगर उसका पेमेंट नहीं हो रहा है तो उसका एप्रोप्रिएशन भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर आपको पार्टनर में कोई चीज एप्रोप्रिएट करनी, डिस्ट्रीब्यूट करनी, तो उससे पहले उनकी सर्टेन जो लायबिलिटीज है उसको खत्म करना पड़ेगा। मतलब एप्रोप्रिएशन से पहले आपको आपकी लायबिलिटी का पेमेंट करना है, उसको डेबिट करना है, एज ए एक्सपेंस मान के उसको माइनस करना है, तभी आप उस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट कर पाओगे, बाकी नहीं कर पाओगे। ये होगा क्या, आफ्टर ऑल चार्जेस। मतलब एप्रोप्रिएशन कब होगा, सभी चार्जेस का पेमेंट हो गया, दे दिया, खत्म हो गए, लैप्स हो गए चार्जेस, उसके बाद ही हम लोग एप्रोप्रिएशन करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। और अगर मैं यहां पर बात करूं एग्जाम्पल के रूप में, तो क्या हो जाएगा, रेंट, सैलरी टू एम्प्लॉय, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये वो आइटम है जो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। आपको ऑफिस का रेंट का पेमेंट करना ही करना है, फर्म प्रॉफिट में या लॉस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ओनर को। एम्प्लॉय को सैलरी देनी ही देनी है, क्योंकि वो अपना एफर्ट्स पूरा लगाने, भले ही फर्म प्रॉफिट में है या लॉस में। लोन अगर आपने लिया है बिजनेस के लिए तो उसका इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही करना है, भले ही फर्म प्रॉफिट में हो या लॉस में।
ये सब कहलाते चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, जिसको मैं सर्टेन फिक्स्ड लायबिलिटी बोलूंगा जिसका पेमेंट करना ही करना है। लेकिन एप्रोप्रिएशन में अगर मैं बात करूं यहां पर अगर मैं बात जो करने वाला हूं पार्टनर की सैलरी की बात करूं यहां पर जो है, या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं, या सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, ये वो पेमेंट है जिसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, जो पार्टनर को दिया जाता है जब पार्टनर फर्म के पास प्रॉफिट होता है। तो यहां पर ध्यान रखना, ये सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, ये सब चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। फर्म के पास होगा तो इन सब का पेमेंट होगा, बाकी नहीं होने वाला। लेकिन चार्ज में क्या है, फर्म के पास प्रॉफिट हो या नहीं हो, सर्टेन लायबिलिटीज का पेमेंट करना है, इसका मतलब करना ही है। ये चीज हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो ये होता है आपका चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज में देना ही देना है, इवन फर्म इज इन प्रॉफिट और लॉस, बट एप्रोप्रिएशन इफ देयर इज अ प्रॉफिट देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर। तो आई होप बच्चों दोनों चीजें आपको आज क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो पूरा पार्टनरशिप डीड के ऊपर था, और देन उसके बाद नया टॉपिक मैंने लिया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दोनों ही टॉपिक मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। फिर भी अगर बच्चों आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, दोबारा मैं इस चीज़ को समझा दूंगा। बट एक चीज़ आपसे मेरे को जो कमिटमेंट चाहिए वो चाहिए कि सर हमको समझ में आएगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आता तो हम आपको कमेंट करके बताएंगे ताकि आप हमें दोबारा रिपीट करना, ताकि आपका भी समय खराब नहीं हो, आपकी मेहनत भी खराब नहीं हो और मेरा भी समय खराब नहीं हो, और हम लोग दोनों एक कॉमन गोल की तरफ आगे बढ़ें। मेरी मेहनत से आपके कंसेप्ट क्लियर हुए और आपका रिजल्ट अच्छा है, और यही मेरे लिए मेरा मोटिवेशन फैक्टर रहेगा। विद दैट थैंक यू सो मच बच्चों, आपका अपना अविनाश जैन। और वंस अगेन बोलूँगा, जो कोई भी बच्चा आज मेरी फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि रेगुलर इस तरह की क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ज़रूर मुझे कमेंट करें अगर आज के टॉपिक में कोई भी आपको डाउट रहा है तो मैं दोबारा इसको रिपीट करूँगा। थैंक यू।